पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ा था और जो सेल रेफरेंस के आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है और मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वहाँ पर आप एक चीज़ को केयर कर लीजिएगा पिछले वीडियो में, जो हम कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आया था। जो आंसर आया था यहाँ का 20% कमीशन का, ये टोटल वैल्यू के लिए वो एग्जैक्ट आया था। लेकिन मिक्स सेल रेफरेंस में क्या हुआ था कि ये वैल्यू थोड़ी गलत आई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया था वो सही बताया था, और लेकिन उसको अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा गलती हो गया था। तो इसको आप एक बार सुधार कर लीजिएगा। उसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एब्सोल्यूट सेल जो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है उसके बारे में आपको क्लियर होगा, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट चाहिए कि क्या होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस, तो उसका आप इसके लिए आपको पिछला वीडियो देख लीजिए। इसको हम जो थोड़ा सा वो इसमें जो एरर हुई थी उसको बता देते हैं। हमने बताया था कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, जो भी कोई भी सेल होती है वो दो चीज़ों को इंडिकेट करती है। सपोज यहाँ पर H1 है, तो आपको आपको जो H1 है यहाँ पर जो शो हो रहा है, ये दो चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। H यहाँ पर आपकी कॉलम है, 1 आपकी यहाँ पे रो है। तो जिस भी चीज़ को आपको फिक्स करना रहता है उसके आगे आपको, हमने बताया था कि डॉलर का सिंबल लगा देना रहता है। सपोज हमको इसके लिए 20% का कमीशन निकालना है डी वैल्यू के लिए, तो हमने यहाँ पर डी को फिक्स किया था। तो यहाँ पर डी को हमने फिक्स किया था तब भी हमारा आउटपुट सही आया था। बट हमको यहाँ पर क्या है कि हम जो ये 20% है इसको हमको फिक्स करना है। डी को भी फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हम जो ये वैल्यू है डी के लिए तो कहीं चेंज नहीं हो रही है, डी कॉलम में ही रह रही है। तो हम डी वैल्यू को तो चेंज कहीं कर नहीं रहे हैं, मतलब जो कॉलम डी है उसको तो कहीं चेंज नहीं कर रहा है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया था। बस हम ये जो 20% है उसके लिए भी हम कॉलम को चेंज नहीं कर रहे हैं, ना रो को चेंज कर रहे हैं। आपकी जैसे रो एक रो रो मान लीजिए रो 3 है, रो 3 में आपका 20% है, 10% है, 20% है। तो इस समय सपोज आप एच कॉलम में हैं, रो 3 पर है, और आई पर भी 10 है। तो आई पर 10 है, लेकिन अब अगर आपकी कॉलम चेंज हो गई, रो तो वही रही 3। तो हमको क्या करना था यहाँ पर, हमको अपना जो इसको पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो एच कॉलम H1 में है 20% में हमको कॉलम भी फिक्स करनी है, रो भी फिक्स करनी है। आप चाहें तो डी को भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना रहता है, कोई भी फॉर्मूला के लिए हम कहाँ से करते हैं, स्टार्टिंग एस से करते हैं। और हमको हमको किस पे निकालना है 20% कमीशन, ये टोटल पर। तो टोटल वैल्यू हमारी हो गई D2, और फिर हमको मल्टीप्लाई 20%। अब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि फॉर्मूले बार में हमको देखना है कि कौन सी चीज़ हमको फिक्स करनी है। तो हमको जो एच कॉलम है वो चेंज नहीं होगी, तो हम एच को फिक्स कर देते हैं। और 1 जो हमारा रो नंबर है वो भी चेंज नहीं होना है, क्योंकि हमको इससे चेंज नहीं होना है। 20% एक ही वैल्यू है, इस चीज़ को हमको फिक्स करना था कमीशन निकालने के लिए, तो हम इसके लिए भी फिक्स कर देते हैं। और चाहे तो हम यहाँ पे जो हमने पिछली बार बताया था डी बताया था, वो उसको भी फिक्स कर सकते हैं। तो आपका आउटपुट देखिए सेम आएगा जो पिछली बार आया था। आउटपुट इसमें गड़बड़ नहीं आया था। आउटपुट आपका मिक्स्ड सेल के लिए थोड़ा सा गलत हुआ था, तो आपका ये आउटपुट आ गया। इसी तरह मिक्स्ड सेल रेफरेंस में ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस की हम वैल्यू को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था कि हमको ये जो टायर 1 टायर 2 ये जो टायर 3 वैल्यू है, सपोज हम कोई जो हम किसी एक सर्टेन रेंज पर हम इसी टोटल वैल्यू को हमको किसी कमीशन वैल्यू पे निकालना है। जैसे सपोज T1 एक T1 समय में 10%, T2 समय में 15%, T3 समय पे 20%। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि कॉलम तो चेंज हो रही है लेकिन रो नहीं चेंज हो रही है। जैसे सपोज ये तीसरी रो है, तो रो नंबर तो चेंज नहीं हो रही है, कॉलम चेंज हो रही है। और डी पे ही निकालना है, क्योंकि जो ये हमको जो आप कॉलम ई में देख रहे हैं, कॉलम एफ में देख रहे हैं, कॉलम जी में देख रहे हैं, जो टायर 3 की वैल्यू है वो भी हमको डी की वैल्यू पे निकालना है। टायर 2 की वैल्यू भी है, वो भी हमको डी की वैल्यू पे निकालना है। टायर 1 की वैल्यू भी है, डी पे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू
डी इंटू S3। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या फिक्स करना है। हमारा डी की वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि ई के लिए भी तो हमारी डी की वैल्यू फिक्स है ना। कॉलम ई के लिए हमारी डी की वैल्यू फिक्स है, एफ के लिए भी हमारी डी की वैल्यू ही फिक्स है, जी के लिए भी हमारे लिए डी कॉलम की वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पर हमको डी को फिक्स करना पड़ेगा, तो हम डॉलर का सिंबल कर देंगे। और यहाँ पर क्या हमारी जो अब जो टू रो है, यहाँ पर आपको जो टू रो शो कर रहा है, रो तो हमारी चेंज हो रही है क्योंकि इस समय हम टू रो पर हैं, थ्री पर भी जाएंगे, फोर पर भी जाएंगे, क्योंकि हमको ऑटो फिलअप का यूज करना है। तो हमारी रो नंबर तो चेंज हो रही है। तो और जो अब आते हैं इस पर S3 वाले पर, तो ये क्या हमारी एच कॉलम फिक्स रह रही है? नहीं, हमारी कॉलम चेंज हो रही है, रो फिक्स रह रही है। तो यहाँ पर हम अपनी रो को फिक्स कर देंगे डॉलर का सिंबल लगाकर, और फिर हम इंटर करते हैं। ये आपका वैल्यू आ गया। तो इस तरह आप चेक कर लीजिएगा, अगर जो पिछली बार अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इशू रहेगा और इसके बारे में आपको डिटेल में जानना होगा, तो आप इसके लिए पिछला वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जो कन्फ्यूजन था, कॉन्सेप्ट क्लियर था पिछली बार भी, अगर जो थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन था उसको भी देख लीजिएगा। ये आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस और ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बहुत ज़्यादा यूज होगा जब आप इसको चेंज करेंगे ऑटो फिलअप यूज कर क्योंकि आप हर सेल के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज प्रोडक्ट 7 तक ही कर रहे हैं, लेकिन सपोज किसी समय आपको बहुत ज़्यादा सेल की रो रहेंगी, तो उस समय आप हर रो के लिए, आप हर सेल के लिए आप फार्मूला नहीं दे सकते हैं, ऑटो फिलअप का यूज करना पड़ेगा। और आज हम लोग नए नए टॉपिक पर करते हैं, नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पिछली बार जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन था, उसको हमने इसको आपका क्लियर कर दिया। आज हम लोग नई चीज़ से स्टार्ट करते हैं। एक हम लोग पहले सबसे पहले नई सीट क्रिएट कर लेते हैं। विजुअलिटी बता देते हैं। इसका हम लोग नाम कर देते हैं बेसिक फंक्शन। ट्वेंटी, इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग 90 तक ऑटो फिलअप से यूज करके हम लोग कर लिए। अगर सपोज अब हमको इसका एवरेज निकालना होगा, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सपोज इस नंबर का हमको एवरेज निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, होम मेनू में जाते हैं। अगर सपोज यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इक्वल टू का सिंबल लगा कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, जैसे कि अगर सपोज हमको उससे रिलेटेड कोई चीज़ें निकालनी होगी, तो हम होम मेनू में जाते हैं, नहीं फार्मूला में जाते हैं, इंसर्ट, सबसे पहले हम फार्मूला मेनू में जाएंगे। फार्मूला मेनू में जाते हैं, हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। इंसर्ट फंक्शन का यूज करके हम इसको हटा देते हैं। अब सपोज हमको एवरेज से कोई चीज़ चाहिए रिलेटेड, तो आपको एवरेज से रिलेटेड ये इशू आ गया, जैसे कि एवरेज से रिलेटेड आपको जितने भी फंक्शन है वो मिल गए, जैसे एवरेज है, एवरेज ई है, एवरेज इफ्स है, एवरेज इफ है। तो हमको एवरेज का यूज करना है, तो हम यहाँ पर करते हैं ओके। तो यहाँ पर इस तरह आप जो एवरेज जो ये फार्मूला बार में जाते हैं, जो फार्मूला मेनू में जाते हैं, फार्मूला मेनू में आप इंसर्ट फंक्शन का यूज कर आप कि आप किसी भी फार्मूले को जिस भी फार्मूले के बारे में आपको जानना है, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर 2 दे देंगे, यहाँ पर रेंज दे देंगे, तो इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह दे सकते हैं।
तो इस चीज़ को आपको मोस्टली क्या होता है कि कई बार हम लोग यहाँ पर जो स्टार्टिंग करते हैं, अगर हमको फॉर्मूले के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग यहाँ से भी दे सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर फॉर्मूले बार में जाते हैं, फॉर्मूला मेनू में जाकर आपको इंसर्ट फंक्शन से जो भी उस फंक्शन के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज के बारे में देखना है, तो ए वी ई एवरेज है। तो एवरेज क्या क्या बता रहा है, देखिए, रिटर्न द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्गुमेंट विच कैन बी नंबर और नेम्स अरे और रेफरेंस दैट कंटेंट नंबर। तो हम इसका देख लेते हैं, इसका जो अर्थमेटिक मीन के लिए नंबर 1 और नंबर 2 का हमको करना है। तो रेंज क्या हो गई, ये हमारी ये हो गई, नंबर 2 हमारी यहाँ तक हो गई। इसको हम क्लोज करते हैं तो आपका 50 आ गया। इस तरह हमको रेंज निकाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा इंक्रीमेंट कर देते हैं। आपने जो यहाँ पर एवरेज देखा फॉर्मूले फॉर्मूले के लिए, तो इस तरह हम यहाँ पर आपको आपका होम ये फॉर्मूला मेनू में जाकर आप इंसर्ट फंक्शन से जा सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने उससे रिलेटेड फंक्शन है, उसके बारे में आप यहाँ पर आकर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पर इक्वल टू के सिंबल से स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होगा वो मिल जाएगा, फिर आप उसको देख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक प्लस 10 डिवाइड बाई 0, तो यहाँ पर आपको एरर आ गई। तो इसको जो ये एरर आई है, यहाँ पर हमने जो आप हमने क्या किया था, एवरेज के बाद जो हमने एवरेज निकाला था उसका 10 ये सम फंक्शन का मतलब ऐड फंक्शन का यूज कर कर 10 बाई डिवाइड बाई 0 दिया था। तो इसका जो एरर आया है, इसको आपको डिबग करने के लिए दो तरीके हैं। आप जैसे कि ये फार्मूला मेनू में जाकर आप इंसर्ट फंक्शन का करते हैं, तो इस तरह आप इंसर्ट फंक्शन पर आप जाकर आपको देखा था कि हमने जो फंक्शन लगाया था उससे जो कोई वैल्यू आ गई। सपोज अगर आप किसी फंक्शन पर काम कर रहे हैं और उस पर कोई एरर आ सकती है, तो आप उसको इवोल्यूट कर सकते हैं यहाँ से, जो आपको ये फार्मूला मेनू में आपको यहाँ पर इस सेक्शन में फार्मूला ऑडिटिंग में आपको इवोल्यूट फार्मूला का दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे दिया है बेसिक फंक्शन पे, बेसिक फंक्शन वाले पे है हम एवरेज दे रहे हैं A1 से A9 का प्लस 10 डिवाइड बाई 0। तो इसको एवोल्यूट करते हैं। तो एवोल्यूट करने में सबसे पहले आपको 50 दे रहा है प्लस 10 डिवाइड बाई 0। अब इसको एवोल्यूट करते हैं सेकेंड वाले को, तो 0 आ जा रहा है, मतलब एरर आ जा रही है। तो यहाँ तक का जो आउटपुट दे रहा है वो कि सही है, कि आपका जो इसका एवरेज है वो 50 आएगा, और यहाँ पर आपका ये इसके लिए एरर आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसी तरह हम कोई भी फार्मूला रहेगा, अगर कोई फार्मूले में हमको एरर आ रही है तो उसको डिबग करने का हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमने फार्मूले में जो चीज़ें दी हैं वो कहाँ पर गलत है, कैसे गलत हैं। तो डिबग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब भी आप कभी कभी एज ए डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट का इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ पे आपको इस तरह के सम बेसिक क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। और कभी कभी इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि आप एक ऐसा फंक्शन लिखिए जो फाइंड आउट करे कि नंबर ऑड है या इवन है। तो इसको कैसे करेंगे एक्सेल में? एक्चुअल में क्या होता है कि इनबिल्ट फंक्शन कई रहते हैं। सपोज हम इस पे करते हैं, अगर कोई आपसे कह दे कि आप एक फंक्शन लिखिए जो आपका नंबर बताए, फाइंड आउट करे कि ये नंबर इवन है या ऑड है, एक फंक्शन लिखने के लिए, तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले बताया था इक्वल टू का सिंबल। तो आपको क्या करना है, इज इवन के बारे में देखिए क्या वो बताता है, रिटर्न ट्रू इफ द नंबर इज इवन। तो इस फंक्शन का हम यूज करते हैं। नंबर सपोज हम करते हैं
40, क्लोज करते हैं इसको, ट्रू। सपोज इसी तरह हम इसको भी करते हैं कि ये नंबर ए जो A9 पर है वो इवन है कि ऑड है, तो इस तरह जिस तरह इवन का इसी तरह ऑड का है, इज रिटर्न द ट्रू इफ द नंबर इज ऑड। फॉल्स, क्योंकि 90 क्या आपका इवन नंबर है, 90 आपका इवन नंबर है, और यहाँ पर हमने ऑड कर दिया था तो इसलिए वो बताया कि फॉल्स है, ये ऑड नहीं है। तो इसी तरह सपोज हम ऑड का एक बार और देखते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे हम नंबर अपने से देते हैं 31, ट्रू। तो ऑड 31 ऑड है तो वो आपको एरर यस आ गया। तो इस तरह का भी यूज होता है, यहाँ पर आपको कई फंक्शन का भी इस तरह यूज कर सकते हैं। एरर से ही रिलेटेड आपको आपको एरर से रिलेटेड आपको एक और इसमें एक फंक्शन है, कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम क्लियर कर देते हैं जो एरर से रिलेटेड है। क्या होता है कि देखिए, जो इफ एरर का हम यूज करते हैं, ये एरर का है, रिटर्न द वैल्यू इफ एरर इफ एक्सप्रेशन इज एन एरर एंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इटसेल्फ अदरवाइज। अगर वैल्यू को रिटर्न करेगा जब आपका जो एरर होगा, अगर अगर कोई एरर नहीं होगा तो वो वैल्यू को इटसेल्फ कर देगा। सपोज इफ एरर का हम यूज करते हैं, 10 डिवाइड बाई 0, आपका ये एरर आएगा। तो जब ये हम इसके बारे में हमको पहले से मालूम है कि ये एरर आएगा, तो जब वैल्यू आएगी तो अगर एरर होगी तो हम एरर को दे सकते हैं कि क्या है, डिवीजन बाई 0 एरर। यहाँ पे हमको क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको डबल कोट से हमको क्लोज कर देते हैं। तो हमने क्या, जैसे देखिए 10 डिवाइड बाई 0 जो एरर फंक्शन इफ एरर का फंक्शन का है, उस पर क्या था कि अगर आपकी वैल्यू अगर एरर है तो जो आप एरर में जो आप चीज़ देंगे वो जैसे हमने यहाँ पे दिया था एरर फंक्शन के लिए डिवीजन बाई 0 एरर शो करे, अगर एरर है तो फंक्शन में, तो वो चीज़ शो हुई। तो हमको पहले से मालूम था कि 10 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो एरर आएगा। सपोज इसके लिए एक बार और देखते हैं, इक्वल टू इफ एरर का हम यूज करते हैं। देखिए रिटर्न वैल्यू वैल्यू इफ एरर इफ अंडरस्कोर एरर इफ एक्सप्रेशन इज एन एरर। जब एरर होगी तो वैल्यू रिटर्न करे जो एरर की है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इटसेल्फ अदरवाइज। सपोज हम इफ एरर का यूज करते हैं और वैल्यू हम 10 दे देते हैं, क्योंकि आपका क्या हो रहा है कि वैल्यू एरर शो ही नहीं कर रहा है E5 पर। आपको यहाँ पर वो कॉमा का जो कॉमा का सिंबल है वो जरूर लगाना पड़ेगा। तो देखिए जब 10 को हमने लिखा, इसको हम आपको एक बार और क्लियर कर देते हैं, इक्वल टू का सिंबल इफ एरर। तो इफ एरर में आपको देखिए रिटर्न वैल्यू कर रहा है जो अगर एरर नहीं हो तो अदरवाइज इट सेल्फ करेगा। तो हम इफ एरर पे गए, 10 गए, कॉमा दिए, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया। तो अगर ये एरर नहीं होगा तो क्या होगा, वैल्यू को इट सेल्फ कर देगा, तो 10 आ गया। और आपका एक इस पे इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, इफ एरर से रिलेटेड, इसमें एक और फंक्शन है, इसको आप देख लीजिए, इक्वल टू इफ एरर 10 डिवाइड बाई 0 और कॉमा।
ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम कोई वैल्यू नहीं देख, जैसे कॉमा के बाद, जैसे सपोज हमने यहाँ पर जो दिया था कि 10/0, और फिर जो एरर की बात शो होना, कॉमा के बाद जो हमको एरर में शो करे, जो एरर वैल्यू शो करे, वो हमने दिया था डिवीजन बाई 0 एरर। यहाँ पर हमने क्या किया कि 10/0 कॉमा, तो अगर आप कॉमा के बाद कोई चीज़ नहीं देंगे तो वो आपको 0 रिटर्न करेगा। कॉमा के बाद अगर आपने कोई चीज़ दे दी है जो रिटर्न वैल्यू शो करे, तो वो आपको वो देगा, एरर शो, वो एरर का जो आपने जो दिया है कि जो रिटर्न करे, जैसे डिवीजन बाई 0 एरर, तो वो देगा। तो और अगर आप कॉमा को हटाएंगे तो आपका एरर शो करेगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे, तो अगर आप इसको कॉमा नहीं लगाएंगे, इफ एरर फंक्शन का यूज करेंगे, तो आपको एरर शो करेगा। तो इस चीज़ के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बेसिक फंक्शन में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा बेसिक फंक्शन से रिलेटेड, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि हम सारे फंक्शन को समराइज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वल टू के बाद सारे फंक्शन को समराइज़ तो कर नहीं सकते हैं एक्सेल में। लेकिन जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जो डेली मतलब बेसिस पे यूज होते हैं, अगर आप एक्सेल में वर्क करेंगे तो उसको समराइज़ हो सकता है, जैसे कि सम का है, एवरेज का है। तो इस तरह की जो चीज़ें, जो फंक्शन है, वो आपको समराइज हो जाती हैं। लेकिन आप सारे फंक्शन सोचेंगे कि हमको याद हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमने वो बताया है कि आप फार्मूला बार में जाकर सर्च कर कर उसके बारे में देख सकते हैं। फिर आप उसको बारे में जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, मैथ फंक्शन के बारे में देखते हैं। एक नई सीट क्रिएट कर लेते हैं, इसका हम लोग रीनेम कर देते हैं। रीनेम मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। सपोज इक्वल टू आई एन इंटीजर। तो ये आई एन टी का जो है, देखते हैं कि ये इंटीजर, राउंड ए नंबर डाउन द नियरेस्ट इंटीजर। तो आपको ये इंटीजर वैल्यू का करेगा जो नियरेस्ट नंबर का। तो इसका हम लोग देखते हैं, सपोज हमारे पास नंबर है 123.3345, इसको हम क्लोज करते हैं। तो जो हमारा ये इंटीजर नंबर है, इंटीजर क्या कर रहा है, जो जस्ट लाइक पाइथन में जो हम लोग फ्लोट नंबर को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, उसी तरह यहाँ पे एक्सेल में यूज हो रहा है। जो भी पाइथन लैंग्वेज पे वर्क किया होगा और नंबर पे जो इंटीजर फ्लोट होता है, तो जैसे ही अगर आप किसी फ्लोट नंबर के आगे इंटीजर कर देते हैं, तो वो इंटीजर नंबर को ही देता है। तो यहाँ पर ये पाइथन की तरह एकदम जस्ट रिएक्ट कर रहा है कि अगर हमने इंटीजर दिया तो 123.4456 है, तो वो 123 कर देगा। सपोज इसी तरह हम अगर इंटीजर फंक्शन को टेस्ट दें, जैसे डबल कोट्स में, सपोज 123.345, जो ये डबल इन्वर्टेड जो कोट्स में दिया है हमने, तो डबल कोट्स में हमने दिया है, तो ये क्या है, एज ए टेक्स्ट वर्क करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो न्यूमेरिक होता है वो विदाउट कोट्स के लिखा जाता है। जो टेस्ट होता है, कोई अगर आप नंबर को भी कोट्स में लिख देंगे तो वो टेक्स्ट माना जाता है। जो भी पाइथन पे वर्क किए होंगे उनको मालूम होगा इससे रिलेटेड कि जो इस थोड़ा सा इस बैकग्राउंड से होंगे कि डबल कोट्स में लिखने वाले या सिंगल कोट्स में जो लिखा जाता है, तो वो न्यूमेरिक नंबर को भी कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में। तो हम इंटीजर का कर रहे हैं सपोज टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट इनपुट के लिए, कि कैसे होता है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा कि जो पाइथन में जो होंगे उन लोग को तो मालूम होगा कि ये तो टेक्स्ट की तरह आ जाता है, काउंट हो जाता है, तो होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में ये कैसे यूज होता है, तो एक्सेल में भी इसके लिए क्या कर रहा है, वो आपको ले रहा है इंटीजर नंबर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये एज ए, आपको बैकएंड में क्या कर रहा है, एज ए नंबर ही काउंट कर रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर जैसे ही आप इंटीजर के बाद या आपको ये डबल कोट्स में दे रहे हैं वैल्यू को, तो इंटीजर का आपको ये 1 2 3 ही आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं मैथ के।
सपोज मॉड फंक्शन देखते हैं, जो मॉडुलस फंक्शन के बारे में, इसको मॉड फंक्शन से हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मॉड फंक्शन है MOD। और ये मोड मॉड फंक्शन उस तरह का नहीं है जो मैथ में होता है, कि जो मॉड होता है जो निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदल देता है, मोड वाला, वो उस तरह का नहीं है। ये मॉड फंक्शन एज ए मॉडुलस का फंक्शन की तरह यूज होता है, जो आपको रिमाइंडर की वैल्यू देगा। जैसे किसी चीज़ को आप डिवाइड करते हैं किसी डिवीजर से, तो जो आपका नंबर जो रिमाइंडर बचता है, जैसे रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाई डिवाइजर, तो ये मॉडुलस फंक्शन की तरह यूज होता है। जैसे कि आप किसी भी डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, अगर आपको वो मालूम है बेसिक फंक्शन कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो जो बेसिक फंक्शन है आपको समराइज हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको नहीं समराइज हो रहा है, तो हमने बताया था आपको फार्मूला बार में जाकर इंसर्ट फंक्शन में उसको कर सकते हैं। तो ये मॉड फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर। तो सपोज हमारा मॉड फंक्शन में हम करते हैं, यूज करते हैं, नंबर हमारा क्या है 10, कॉमा डिवाइड बाई हम 2 करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, इसके लिए 0 आएगा। आउटपुट आ गया सही। सपोज फिर से हम इसका यूज करते हैं, मॉड फंक्शन। इस समय हम हमारे पास नंबर है सपोज 10 है, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 आ गया। इसी तरह हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ पर जैसे हमने डिवाइजर है जो हमारा जो निगेटिव नंबर हो, तो क्या होता है, इसके लिए भी देख लेते हैं। 10 डिवाइड बाई -2, 0, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचा, इक्वल टू मॉड 10 डिवाइड बाई -4, तो -2 आया। तो जब हमारा यहाँ पे जो डिवाइजर निगेटिव नंबर है, तो रिमाइंडर भी हमारा निगेटिव नंबर होगा। ये मैथ फंक्शन में इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं, रेंट फंक्शन के बारे में, कि रेंट फंक्शन का क्या होता है। सपोज RAN, देखिए क्या दे रहा है, रिटर्न ए रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो ये हमारा रेंट फंक्शन है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वेलसेट कर्व बनता है, जो आपका जो मीन होता है सेंटर टू जो एवरेज के मतलब होता है, जो वेलसेट कर्व को फॉर्म करता है, उसको हम कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे कह रहा है रिटर्न रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। सपोज हम रैंड नंबर को देते हैं कोई रैंड नंबर में हम आपको इसको क्लोज करते हैं। तो ये आपको क्या दे रहा था, रैंडम नंबर आपको क्या बता रहा था कि 0 या 0 से 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन 1 होगा। तो इस तरह हम रैंडम नंबर निकाल सकते हैं। सपोज बार बार हम इसको कुछ सेल पे जाएंगे तो ये चेंज होता रहेगा। तो इस तरह आप इसको, ये रैंडम नंबर है, आपको ये हमेशा ये आपका 1 से वो 1 से छोटा हो, ये 1 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये आपने रैंडम नंबर देखा। सपोज इसको हम ऑटोफिल का यूज करते हैं, तो ये जितने भी नंबर आए हैं, आप देख रहे होंगे कि 0 या 0 से बड़े होंगे लेकिन 1 से छोटे होंगे। तो ये जितने भी नंबर आए ऑटोफिलअप के बाद, ये जितने भी नंबर हैं, ये क्या है, आपको क्या शो कर रहे हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर हैं। तो इसका जो यूज हम लोग करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ये कभी कभी हो जाता है कि इसका फंक्शन का यूज कहाँ करें। तो इस फंक्शन का यूज हम लोग मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग बेस्ड में अगर कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो जो हमको सेट ऑफ वैल्यू चाहिए होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर आप
मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग बेस्ड कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं या किसी फर्म में काम कर रहे हैं, वहाँ पर उससे रिलेटेड भी काम होता है। तो जो सेट ऑफ वैल्यू चाहिए होती है हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चाहिए होती है। तो जो सेट ऑफ वैल्यू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम इसका रैंड फंक्शन का यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप सपोज यहाँ पे कोई मशीन लर्निंग बेस्ड पे कोई अगर वर्क कर रहा होगा, तो उसको अगर वैल्यू वो चाहिए होगी तो वो एक्सेल से फाइंड आउट कर सकता है रैंड फंक्शन का यूज कर कर। और इस जो ये सेट ऑफ वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और रैंड फंक्शन को हम लोग वॉलेटाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जो सेल की वैल्यू है वो अपने आप चेंज कर ले रहा है। इसी तरह हम एक रैंड बिटवीन फंक्शन का देखते हैं नेक्स्ट में। सपोज रैंड बिटवीन, ये क्या है, रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर यू स्पेसिफाई। रिटर्न ए नंबर, तो हम यहाँ पर करते हैं बॉटम टू टॉप। तो बॉटम हमारा क्या है, मान लीजिए बॉटम हमारा 10 है और हमारा टॉप क्या है 20। क्लोज करते हैं। तो ये देखिए हमेशा नंबर आपका चेंज हो रहा है। अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो आपका बॉटम टू टॉप के बीच के नंबर आ गए आपको इसका रैंड बिटवीन का यूज़ कर कर। तो इसी तरह हम लोग जो मैथ फंक्शन का है उसका हम लोगों ने यूज़ किया है। और अगर आप इसको देख सकते हैं तो इस पे अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आपका इशू होगा या इससे बेस्ड कोई अगर आपको प्रॉब्लम है या क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। उसका हम जो भी उसका पॉसिबल आंसर हो सकता है अगर जानकारी में रहा या हम उसका दे सकते हैं तो उसको ज़रूर हम उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ताकि वीडियो ना नेक्स्ट लंबा ना हो। और इसके आगे हम लोग इसी में फंक्शन में जैसे कि सम फंक्शन सम इफ फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसके बारे में नहीं बताते हैं, आज यहाँ पे रोक देते हैं। क्योंकि आज अगर हम ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में नहीं बताया होता पिछले वीडियो के थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आज उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आपका ये आपका ये जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एक वीडियो और लगेगा। इसके बाद मैक्सिमम 6 से 8 वीडियो के बीच में आपका ये आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए या बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या एक्सेल बेस्ड पे वो काम कराते हैं। जैसे ही आपका वैलिडेशन वाला पार्ट हम कंप्लीट कराएंगे। तो फिर आज यहाँ पर हम मैथ फंक्शन को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नए फंक्शन के साथ यूज करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर ये वीडियो आज का ये जो सेशन है यहीं पे क्लोज करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी आपका बेसिक फंक्शन या मैथ फंक्शन या और भी जो रिलेटिव या एब्सोल्यूट मिक्स सेल रेफरेंसेस से आपका कोई क्वेश्चन होगा तो भी आप पूछ सकते हैं। या पिछले वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो भी आप उससे पूछ सकते हैं एक्सेल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।